अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज आपका होस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेशंस ट्रायल और ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट। ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को इसलिए इम्पोर्टेंस भी हासिल है, इसमें जो भी ट्रायल किया जाता है वो ट्रायल मोस्टली उसके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि ये हीनियस सीरियस ऑफेंसेस के जो केसेस होते हैं उनका ट्रायल सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में होता है। उस ट्रायल को कंडक्ट करने का जो तरीक़ाकार है, वो जो प्रोसीजर बताया गया है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 265A से लेके 265N तक है। सारा जो प्रोसीजर है, इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो मैंने बता दी। सारा जो प्रोसीजर है वो इसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि किस तरह आपने ट्रायल कंडक्ट करना है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट। इसमें जो कि मोस्टली केसेस फॉल करते हैं वो मर्डर के केसेस होते हैं, वो नारकोटिक्स के केसेस होते हैं, वो रेप के एंटी रेप के केसेस होते हैं। स्पेशल जो केसेस हैं एंटी रेप के वो भी यहाँ पे फॉल करते हैं और इन्हीं कोर्ट्स के अंदर इनका ट्रायल कंडक्ट होता है। ट्रायल कंडक्ट करने का मकसद है कि गिल्ट को डिटरमिन करना और इनोसेंस को डिटरमिन करना। आज हम सेक्शन जो है वो 265A से शुरू करते हैं। इसका चैप्टर 22A है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अपनी किताबें भी साथ निकाल लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका जो इसमें से MCQs SDO पीरा के जो है उसमें भी आ सकते हैं। इसमें प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी जो MCQs के पेपर है उसमें भी इसके MCQs आ सकते हैं और इसमें फुल जो क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा ASJ के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा लीगल इंस्पेक्टर में DSP लीगल जो है इसके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं 265A। चैप्टर 22A है CRPC का। ये सेक्शन 265A है, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप राइट साइड पे जो सेटिंग का बटन है वहाँ पे जाके अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लें, अदरवाइज़ आप अपनी किताब ओपन कर लें। सम टाइम मुझे ये कंप्लेंट्स आई हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरी जो है वो ठीक है क्वालिटी। लेकिन आप सिर्फ अपनी सेटिंग ठीक कर लें, वहाँ पे जाके हायर क्वालिटी कर लें सेटिंग पे जाके। 265A जो है वो कहता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कौन करेगा। ट्रायल जो बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन जो कंडक्ट करता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। जैसे ADPPs होते हैं, DDPPs होते हैं, DPP होता है। और जब मैं बोलूँ कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, उसका मतलब ये भी लिया जाएगा कि हाई कोर्ट में भी सिमिलर प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाएगी। आज तक जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये है कि एक ही ट्रायल हाई कोर्ट में हुआ है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल किया गया था। बाकी जो है रूटीन में कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्रायल होते हैं, क्योंकि उनको भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हासिल है, हाई कोर्ट को भी और सेशंस कोर्ट को भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हासिल है। अब सेक्शन 265D जो है वो ये कहता है जो प्रोसीजर हम ट्रायल करने के लिए अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे वो प्रोवाइडेड है। इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। 265C की बात करेंगे। जब FIR लॉन्च होने के बाद चलान जो है या रिपोर्ट 173 की जब कोर्ट में सबमिट हो जाती है या प्राइवेट कंप्लेंट हो जाती है, जब कोर्ट में सबमिट हो जाती है, उसमें कोर्ट कोग्निजेंस लेके अक्यूज़ को तलब कर लेती है। उस वक्त सबसे जो पहला प्रोसीजर अडॉप्ट करती है कोर्ट, नकलें सप्लाई करती है, डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपीज़ वो सप्लाई करती है। कॉपीज़ में कौन कौन सी कॉपी शामिल है, इसमें आपको MCQs आ सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट है, विटनेसेस की स्टेटमेंट है वो 161 की हो सकती है, 164 की हो सकती है। इंस्पेक्शन नोट जो है, जो पुलिस मौके पे जाके इंस्पेक्ट करके पेश का नक्शा बनाती है, उसके जो इंस्पेक्शन नोट है वो भी कॉपी से सप्लाई की जाएगी और फ्री ऑफ कास्ट अक्यूज़ को दी जाएगी। और उसके बिफोर 7 डेज़ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जब कमेंस होता है, जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले उसे ये सप्लाई करनी होती है कॉपीज़। उसके बाद है अगर कंप्लेंट केस है तो आपने 3 दिन पहले जो कॉपी सप्लाई करनी होती है। उसमें क्या क्या होगा, कंप्लेंट केस होगा, कंप्लेनेंट
जो है कॉपीज़ प्रोवाइड करेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट और बाकी जो भी इसके अगेंस्ट एविडेंस होती है वो सप्लाई करेगा। इसके बाद है सेक्शन 265D है, जब अक्यूज़्ड कॉपीज़ रिसीव करता है उसके बाद अपीयर होता है कोर्ट में नेक्स्ट डेट पे, तो कोर्ट उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है और कोर्ट उससे पूछती है क्या ये जो चार्ज आपके ऊपर फ्रेम किया जा रहा है या आप इसको एडमिट करते हैं, आप इस जो ऑफेंस आपने कमिट किया इसको कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं। अगर अक्यूज़ उसको मानता है तो वो नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीजर बताया गया है कि उसमें कोर्ट क्या करेगी। अभी यहाँ पे ये है कि चार्ज फ्रेम करने के लिए कोर्ट रिव्यू करेगी डॉक्यूमेंट्स सारे जो सप्लाई करती है प्रोसिक्यूशन, जो 173 की रिपोर्ट के साथ होते हैं या कंप्लेंट के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखती है, रिव्यू करती है। अगर कोर्ट फील करती है कि ये सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड है तो शेल फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अगर यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, अगर वो कोर्ट समझती है कि डेफिशिएंट मटेरियल है, इनसफिशिएंट एविडेंस है, इनसफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है अगेंस्ट अक्यूज, तो अक्यूज को कोर्ट डिस्चार्ज भी कर सकती है। जैसे सेक्शन 63 में सीआरपीसी में डिस्चार्ज कर सकती है, यहाँ पे भी कोर्ट अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है। इसके बाद है सेक्शन 265A। 265E जो है वो प्ली को डील करता है। जब अक्यूज्ड प्ली लेता है, जब उसके सामने चार्ज फ्रेम करके उसे पढ़ के सुनाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि आपने चार्ज समझ लिया, वो कहता है जी। क्या आप मानते हैं कि आपने जुर्म किया है, वो कहता है यस या नो। अगर वो नो कहता है तो कोर्ट उससे पूछती है कि क्या आप अपने डिफेंस में एविडेंस या विटनेसेस पेश करना चाहेंगे, वो कहता है जी अगर ज़रूरत हुई तो पेश करूँगा। इसके अलावा अगर वो इस पॉइंट पे या इस पोजीशन पे वो इस चार्ज को मान लेता है तो कोर्ट उसे इमीडिएटली कन्विक्ट कर सकती है उसकी गिल्टी होने की वजह से। इसके बाद है सेक्शन 265F एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें ये बताया गया कोर्ट कंप्लेनेंट को सुनेगी, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को सुनेगी, रिकॉर्ड सम्मन रेलेवेंट जो है विटनेसेस को सम्मन करेगी, अक्यूज को अलाउ करेगी। अगर कोई डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहता है वो एप्लीकेशन दे के विटनेसेस बुलवा सकता है और कोर्ट जो है रिफ्यूज़ भी कर सकती है ऐसा विटनेस जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करे या जिसकी एविडेंस जो है रेलेवेंट ना, इन लाइन ना हो, उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। और जो अक्यूज्ड है वो रिटन भी अपनी एविडेंस दे सकता है, ओरल भी अपनी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसके बाद क्या करेगी कोर्ट, सेक्शन जो है 265G समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। अगर ये समिंग अप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आ जाता है मोस्टली। इसमें समिंग अप ये होता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स शुरू कौन करेगा, कौन सम अप करेगा, कौन बताएगा कि मैंने क्या मेरा केस है। अगर अक्यूज ने कोई स्पेसिफिक प्ली ली है, उसने प्ली ऑफ फेलाबाई ली है, कोई सेल्फ डिफेंस की ली है, जनरल किसी डिफेंस की ली है, अगर उसने कोई ऐसी प्ली ली है तो फिर समिंग अप करेगी अक्यूज साइड। अक्यूज का जो लॉयर है वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, वो समिंग अप करेगा और उसका रिप्लाई प्रोसिक्यूटर करेगा। और इसी तरह अगर प्रोसिक्यूटर ने, अगर उन्होंने कोई डिफेंस नहीं लिया तो प्रोसिक्यूटर पहले समिंग अप करेगा, अपना केस वो प्रूव करेगा और उसका रिप्लाई डिफेंस काउंसिल करेगा। इसके बाद सेक्शन जो है वो 265H है और H में ये बताया गया है एक्विटल और कन्विक्शन। अगर अक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है एविडेंस के बाद, कोर्ट समझती है इसके खिलाफ सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और एविडेंस जो है बिलीवेबल है, रिलायबल है, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस प्रोड्यूस की गई है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसकी बुनियाद पर इसे बरी किया जाए, लिहाजा कोर्ट उसे बरी नहीं करती, कोर्ट उसे सज़ा देती है। अगर जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है लैकिंग है, कोई ऐसी एविडेंस है कि वो डेफिशिएंट है, वो एविडेंस जो चेन है उसे ब्रेक कर रही है, जो चेन प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट प्रूव नहीं किया तो कोर्ट उसे इमीडिएटली एक्विट कर सकती है और जब सज़ा कन्विक्शन देगी तो एज़ पर लॉ उसे सज़ा भी देगी। इसके बाद सेक्शन जो है 265I है जो डील करता है प्रीवियस कन्विक्शन को। अगर अक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल केस के अंदर और उसका रिकॉर्ड
पेश किया गया है प्रोसिक्यूशन साइड से, तो कोर्ट उससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछती है क्या आपने ये ऑफेंस किया है, और चार्ज फ्रेम करती है 221(7) में, 221 सब क्लॉज 7 में उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करती है कि इसके अगेंस्ट प्रीवियस कन्विक्शन है। अगर वो उसको मान लेता है तो फिर कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करेगी। अगर वो उसको नहीं मानता तो प्रोसिक्यूशन को कोर्ट कहेगी कि आप प्रीवियस कन्विक्शन के रिलेटेड अपनी जजमेंट पेश करें, या वारंट ऑफ कमिटमेंट जो 511 में बताई गई ये बातें, उसके मुताबिक जो आप प्रोसिक्यूशन पेश करें, वारंट ऑफ कमिटमेंट का जहाँ से सज़ा में रहा है, जिस जेल में रहा है वो पेश करें, या जजमेंट की कॉपी पेश करें, ताकि कोर्ट बिलीव करे कि वाकई इनके ख़िलाफ़ प्रीवियस कन्विक्शन है। तो फिर जब कोर्ट डिसाइड करती है तो उसे सज़ा देती है, और सज़ा का जो है वो हार्ड एंड और फुल डोज भी दे सकती है, क्योंकि वो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड है और उसने ऑफेंस किसी किस्म का रिपीट किया है, और 75 जो है पीपीसी उसको भी मलूज़ खातर रखती है। इसके बाद सेक्शन जो है वो 265 जे जो है वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 को डील करता है। एडमिजिबल स्टेटमेंट है, कब एडमिजिबल होगी? हमारा जो प्रोसीजर 164 का अडॉप्ट किया गया है, 364 का अडॉप्ट किया गया है, उसके प्रोसीजर को सारे को मलूज़ खातर रखने के बाद अगर जब 164 की स्टेटमेंट हुई है, अक्यूज्ड प्रेजेंट था कोर्ट में और उसे डिफेंस का मौका दिया गया, उसे क्रॉस का मौका दिया गया है, तो उस एविडेंस को कोर्ट एडमिजिबल समझेगी। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस कंप्लीट कर लेती है तो 342 में आके प्रोसिक्यूशन जो है अक्यूज जो है वो अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट देता है। डिफेंस की स्टेटमेंट इस तरह देता है कि उससे ये पूछा जाता है कोर्ट की तरफ से, ये कोर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्या आपके ख़िलाफ़ ही पर्चा क्यों हुआ, क्यों विटनेसेस ने आपके अगेंस्ट एविडेंस दी है? तो उसका अगर प्रॉपर रिप्लाई होगा, और कोर्ट मज़ीद उससे ये पूछेगी कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई एज ए खुद विटनेस पेश होना चाहते हैं, या अपने डिफेंस में कोई विटनेस औरल एविडेंस के लिए पेश करना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं। उसका जो भी रिप्लाई होगा उसको ट्रायल की जब जजमेंट होती है, जब ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसमें कंसीडर किया जाता है, और वो जो स्टेटमेंट है 342 की वो विदाउट ओथ होती है। ये सेक्शन इसमें ऐड नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 342 का। वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रायल का। इसके बाद आता है सेक्शन 265 के, पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट एट एनी स्टेज। ये जो पावर है, कोर्ट की पावर है, एट एनी स्टेज इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कोर्ट एक अक्यूज को एक्विट कर सकती है फ्रॉम दैट चार्ज। और अगर कोर्ट समझती है कि अक्यूज के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं एग्जिस्ट करती, दोनों पार्टीज़ को सुन के, प्रोसिक्यूटर को सुन के, उसके बाद कोर्ट अगर देखती है कि डिफिशेंट मटेरियल है अगेंस्ट अक्यूज, तो उसे एक्विट कर सकती है एट एनी स्टेज। इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है एट एनी स्टेज वाली बात के ऊपर। 265L जो है वो डील करता है पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे 265F में हमने बात की थी, ई में बात की थी, जहाँ पे अक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जा सकता है। 249 जो मजिस्ट्रियल ट्रायल में बात की थी वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये है, अगर कोर्ट समिति एडवोकेट जनरल कहता है कि हम इस अक्यूज़ के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाहते, और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर देता है कि आप इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ना करें, प्रोसीडिंग को स्टे कर दें, तो अक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जाएगा, इक्विटल नहीं किया जाएगा, बरी नहीं किया जाएगा। डिस्चार्ज होता है टेम्परेरी तौर पे रिलीज़ करना, अक्विटल परमानेंट होता है। इसके बाद सेक्शन जो है 265M है, टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग। ये कोर्ट की जो हाई चीफ जस्टिस है वो बताता है डेज़ और टाइम इंटरवल, कब बैठना है, कब इंटरवल पे कोर्ट होगी, कब छुट्टी होगी। ये हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो डिसाइड करता है। इसके बाद है यूजुअली जो 265N है, प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग। जो हाई कोर्ट है वो यूजुअली वहाँ भी बैठती है जहाँ पे उन्हें
उन्हें लोकेशन दी गई है जहाँ पे उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ट्रैक्ट करती है। सेकेंडली है जो गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ किसी भी दीगर जगह पे विद इन ज्यूरिस्डिक्शन पूरे सूबे में किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं। और इस बाबत जो है चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है वो इसके बाबत गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करता है कि जनाब हमने वहाँ पे फ़लाँ दिन सिटिंग करनी है। इसके बाद सेक्शन जो है 340 की बात करूँगा। 340 में ये बताया गया है कि अक्यूज़ के पास राइट है वो अपने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर सकता है। और 342 में ये बात मैं छोड़ गया हूँ कि जब अक्यूज़ड अपने डिफेंस एविडेंस लेके आता है तो उसकी जो स्टेटमेंट है ऑन ओथ होती है और उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर क्रॉस एग्जामिन करता है। ये हमारा ट्रायल का सारा प्रोसीजर है। आज हमारे ट्रायल के सेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपके पास आऊँगा, हाज़िर होऊंगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। और इसके बाद में ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और दूसरी बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी में आसानी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। एमसीक्यूज़ भी इसी में से आएंगे। यही मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं और स्लाइड्स में आपको दिखा दिया है। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।